राकेश और मनीष दोनों सगे भाई हैं। वे उनके पिता की मृत्यु कुछ दिन पहले हो चुकी है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर अपने पिता की अस्थियों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति उनको अस्थियां देने से मना कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा था कि इनके कोई बेटे ही नहीं होते। दोस्तों, क्या कहानी थी, किस वजह से उस व्यक्ति ने उन लोगों को अस्थियां देने से मना कर दिया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दयाल सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसके 2 बेटे हैं और बेटों की उम्र अभी 7-8 साल ही है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और मौत के बाद उनके घर एक और लड़की का रिश्ता आता है दयाल सिंह के लिए, लेकिन दयाल सिंह अपने बेटों के लिए उस रिश्ते से मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरे बेटों का क्या होगा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई और महिला यहाँ इस घर के अंदर आए और मेरे बेटों के साथ गलत तरह का व्यवहार करे, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ होती है और उन बच्चों की माँ पहले ही मर चुकी थी। बच्चों का नाम था राकेश और मनीष। बड़े वाले लड़के का नाम राकेश था और छोटे वाले का नाम था मनीष। उनके पिता रिक्शा चलाया करते हैं। रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को धीरे धीरे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बचपन से ही वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा, तुम्हें आगे बढ़कर एक बड़ा आदमी बनना है ताकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी ना हो, क्योंकि दयाल सिंह की पत्नी जिसकी मौत हो गई थी वो इसी कारण से हुई थी। उनको एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज करवाने में दयाल सिंह को पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी और इसीलिए वह अपने बेटों से बार बार कहा करते हैं कि बेटा, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है, जो तुम्हारे पास कभी भी पैसों की कमी ना हो और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और बड़े होने लगते हैं। उनकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे अपने पिता के कहे अनुसार काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं और वह एक कोर्स करने के लिए दाखिला लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बच्चे भी मेहनत किया करते हैं। उनका पिता भी रिक्शा चलाया करता है और रिक्शा चला कर दयाल सिंह अपने बच्चों के उस कोर्स को कंप्लीट करवा देता है। अब बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद उसके दोनों बेटे एक कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। अब नौकरी बेटे करने लगे थे तो पिता को थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है। वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब बेटों की कमाई आने लगेगी और मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो राकेश और मनीष दोनों भाई हैं वो लोग तय करते हैं कि क्यों ना हम विदेश जाकर पैसा कमाएं। अगर वहाँ पर हमारी नौकरी लगेगी तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब यह बात वो अपने पिता को बताते हैं। कहते हैं कि पिताजी, अगर आप चाहो तो हम लोग विदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं। अब पिता जो कि पहले ही तंग हालियत से परेशान थे तो कह देते हैं कि ठीक है बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो इससे अच्छी बात भला क्या होगी मेरे लिए। तुम विदेश जाओ और अच्छे से पैसा कमाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद राकेश और मनीष दोनों भाई विदेश के लिए इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो दोनों भाई सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छी खासी नॉलेज थी और बड़ी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की थी। तो इसी वजह से उनका विदेश का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। अब विदेश में नौकरी पक्की हो गई थी और कंपनी वाले ही उनके आने जाने का खर्चा उठा रहे थे। इसके बाद दोनों भाई अपने पिता को अपने घर पर छोड़कर विदेश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। वहां पर जाकर वो अपनी नौकरी को करने लगते हैं। इधर जो दयाल सिंह है वो कभी कभी रिक्शा चला लिया करता है और उसी से अपना गुजारा कर रहा है। इसके कुछ दिनों बाद वह अपने बेटों से फ़ोन पर भी बातें करता है और उनको बड़ी बड़ी शाबाशी देता है। कहता है कि बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम इसी तरह से पैसे कमाओ और पैसे कमाकर मेरा नाम रोशन करो। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ विदेश में काम करते हुए उन्हें 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल बाद दयाल सिंह उनसे कहता है कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अच्छा होगा कि अब तुम लोग शादी कर लो। उसके बाद उसके बेटे उसे बताते हैं कि पिताजी, हम लोगों ने यहीं पर शादी कर ली है और ये बात हम आपको बताना ही चाहते थे, लेकिन उससे पहले आपने ही ये बात कह दी। अब इस बात को सुनकर दयाल सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ये तो चाहते थे कि उनके बेटा अच्छा खासा पैसा कमाए, लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इतने स्वार्थी बन जाएं कि अपने पिता को इतनी बड़ी बात को भी बताना मुनासिब नहीं समझें। अब इस बात को सुनने के बाद दयाल सिंह को धक्का तो बहुत लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तो इसी वजह से वह अपने मन को मारकर ऐसे ही रह जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह अपने बेटों से बात किया करता है, रिक्शा चलाकर अपना टाइम व्यतीत किया करता है। लेकिन
दोस्तों अब दयाल सिंह का बुढ़ापा आ गया था और बुढ़ापे में रिक्शा चलाना उसके बस की बात नहीं था। उनका बूढ़ा शरीर अब बिल्कुल से जवाब दे गया था और रिक्शा चलाना बिल्कुल भी उनके बस की बात नहीं था। अब दयाल सिंह अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता है, क्योंकि जिंदगी भर से उसने मेहनत करके कमा कर खाया था, लेकिन आज वो कमाई करना भी उसके बस की बात नहीं था और जीवन में उसने कोई भी रुपया पैसा अपने फ्यूचर के लिए नहीं जोड़ा था। उन्होंने तो केवल अपने बच्चों की परवरिश की थी और सोचा था कि बुढ़ापे में बच्चे मेरा सहारा बनेंगे और उसके बाद मुझे क्या ही जरूरत होगी ऐसे पैसे को जोड़ने की। उनके पास अपना घर भी नहीं था, वो किराए के घर में रहा करते और रिक्शा चलाकर उस घर का भरण पोषण किया करते थे। अब जब बुढ़ापा आ गया, रिक्शा चलाना उनके बस की बात नहीं था, तो उस घर का किराया देने में भी वो असमर्थ हो जाते हैं। अब अपने बेटों के पास फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है और रिक्शा चलाना मेरे बस की बात नहीं है। तो वह उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ वहीं पर ले जाओ, जहां पर बच्चे रहेंगे वहीं पर मैं भी रह लूंगा। लेकिन उसके दोनों बेटे उनसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और अगर हम आपको वहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तो भी हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फ्लाइट की टिकट होगी, आपका वीज़ा बनेगा, आपका पासपोर्ट बनेगा, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो हम आपका वहीं पर रहने का इंतजाम कर देते हैं। और उसके बाद दोनों बेटे वहीं से फ़ोन से एक अनाथ आश्रम में अपने पिता के लिए बात कर लेते हैं और पिता को बता देते हैं कि पिताजी आपकी बात हमने उस अनाथ आश्रम में कर ली है, तो आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर आपका रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा और आपको कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर दयाल सिंह को और भी गहरा धक्का लगता है, क्योंकि जिन बेटों के लिए उसने दूसरी शादी तक भी नहीं की थी, उन बेटों ने आज उसे एक वृद्धाश्रम में छोड़ने का मन बना लिया था और कह दिया था कि हमने आपकी बात कर ली है और आप वहीं पर रहने लगो। लेकिन दोस्तों दयाल सिंह अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चले थे और जिस काम के भरोसे उसने अपनी जिंदगी को बिता दिया था वह काम भी अब उनके बस की नहीं था। तो इसी वजह से वे अपने बेटों के कहे अनुसार उस किराए के मकान को छोड़कर उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, क्योंकि जहां पर वो रहा करते थे वहां पर अकेले रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी हम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, उनसे वो बातें करते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ दयाल सिंह जी का एक बहुत ही गहरा मित्र बन जाता है, जिनका नाम होता है महेश चंद। अब महेश चंद से दयाल सिंह की बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों तक बातें किया करते और इसी तरह से उस वृद्धाश्रम के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। दयाल सिंह जी अपने बच्चों से बात भी किया करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी बात उनकी उनसे हो पाती है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन दयाल सिंह जी एक जगह पर मायूस से बैठे हुए थे, लेकिन तभी उनका दोस्त महेश चंद आता है और आने के बाद उससे पूछने लगता है कि इस तरह से क्यों बैठे हुए हो। उसके बाद पहले तो दयाल सिंह उसको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन उसके बाद अपना सारा दुख महेश चंद के सामने उड़ेल देता है। वह कहता है कि मेरे बेटों ने मेरी जरा भी कदर नहीं की और मैंने उनके लिए दूसरी शादी तक नहीं की थी कि कोई और महिला इनके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, वरना मैं अपने सुख के लिए दूसरी शादी कर सकता था, मुझे बच्चों से क्या लेना था। लेकिन इनके लिए जिनके लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, उन बच्चों ने ना तो अपनी शादी के लिए मुझे पूछा और ना ही मुझे अपने साथ लेकर अपने साथ रख रहे हैं। अब जैसे ये पूरी कहानी महेश चंद जी सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वे एकदम से दयाल सिंह जी को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सभी की कुछ ना कुछ ऐसी ही कहानी है, जिनके बच्चों ने पैसे कमाने के लिए उनको यहाँ पर छोड़ दिया है और खुद अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन उनको ये बात अभी पता नहीं चलेगी, उनको ये बात जब पता चलेगी जब उनके बच्चे भी उनके साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, तब जाके उनको इस बात की अकल आएगी कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया है। इसके बाद महेश चंद जी एक छोटा सा मजाक कर देते हैं दयाल सिंह जी से। उस मजाक के बाद उनका गमगीन माहौल खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से अच्छी तरह से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन दयाल सिंह जी अपने दोस्त महेश से एक बहुत ही गहरी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार वही लोग करें। अब इस बात को सुनकर पहले तो महेश चंद जी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और उनका पिता अब भी उनके लिए ही तरस रहा है, कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे ही करें। इसके बाद वो उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि दोस्त मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारे बेटे ही करेंगे।
धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन वो भी आ जाता है जिस दिन दयालचंद जी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। शाम को वो अच्छी तरह से सभी के साथ सोए हुए थे, लेकिन सुबह सुबह सभी लोग अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और दयाल सिंह जी अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। इसके बाद यह खबर जैसे ही महेश चंद जी को मिलती है तो एकदम से भागे दौड़े उनके बिस्तर की तरफ आते हैं और उनको हिलाकर देखते हैं, झुलाकर देखते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं, यानी कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। और इस बात को देखकर महेश चंद जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और एक वृद्धाश्रम के अंदर बहुत ही गमगीन माहौल हो जाता है, क्योंकि दयाल सिंह जी सभी के साथ अच्छी तरह से रहा करते और जितना हो सकता था उतनी और लोगों की मदद किया करते थे। वह दूसरों का सभी तरह से सहयोग किया करते और जो व्यक्ति ज्यादा बुजुर्ग हो जाया करता उसको सहारा देकर उसकी जीवनचर्या को व्यतीत कराया करते। इसी वजह से माहौल गमगीन हो गया था, सभी लोगों को दयाल सिंह जी के मरने का बहुत ज्यादा दुख था। इसके बाद महेश चंद जी को वो बात याद आ जाती है जो दयाल सिंह जी ने कभी उनसे कही थी, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उसके बेटे उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करें और दोनों बेटे मिलकर अंतिम संस्कार करें। इसके बाद दयाल सिंह जी उनके बेटों के पास फोन मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है और आपको उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आना होगा। इसके बाद दोनों बेटे जैसे इस बात को सुनते हैं तो उनको ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो पैसे कमाने में व्यस्त थे और उनके पास भी उनका परिवार था। वो भूल चुके थे कि उनका कोई पिता भी है जिस पिता ने बड़ी मुसीबतों से तुमको पाला है और पाल पोस कर इस लायक किया है। वो लोग इस बात पर ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। वो कहते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ से आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अच्छा होगा आप ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद जो महेश चंद जी हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त की आखिरी इच्छा थी कि उनके बेटे ही उसका अंतिम संस्कार करें। इसके बाद वो उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम लोग ही उसका अंतिम संस्कार करो, वरना मैं तुम्हें फोन तक भी नहीं करता। बेटे अभी तक भी टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन वो महेश चंद जी और भी ज्यादा फोर्स करते हैं और उनको दो चार बातें ऐसी सुनाते हैं जिन बातों को सुनने के बाद उनको मजबूरन हामी भरनी पड़ती है। वो लोग हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि हम 4 दिन बाद वहां पर पहुंच पाएंगे, तो आप लोग ऐसा करना, पिताजी की बॉडी को तब तक सुरक्षित रखना और 4 दिन बाद आकर हम अंतिम संस्कार कर देंगे, क्योंकि उनको कंपनी से छुट्टी भी लेनी थी, उसके बाद फ्लाइट भी रिजर्व करानी थी और उसके बाद ही वो लोग यहाँ पर आ सकते थे। ऐसा कहकर वो लोग फोन काट देते और फोन काटने के बाद जो महेश चंद जी हैं वो वृद्धाश्रम के और बुजुर्गों के साथ मिलकर उस बॉडी को 4 दिन के लिए सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वह तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन तभी दोबारा से फोन बजता है। अब इस फोन पर जैसे ही वो बात करते हैं तो एकदम से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों महेश चंद जी के बेटों ने मना कर दिया था और कहा था कि हम लोग वहां पर नहीं आ सकते, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मौसम में गड़बड़ी है तो इसी वजह से फ्लाइट नहीं चल रही है और बिना फ्लाइट के हम लोग वहां पर नहीं आ सकते। इस बात को सुनकर महेश चंद जी फोन को रख देते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि दोस्तों उनके बेटे ने मना कर दिया था उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भी, जिस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके उनको पाल पोस कर इस लायक किया था। इसके बाद महेश चंद जी और वृद्धाश्रम के जो ऑनर थे वो सभी मिलकर दयाल सिंह जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद शोक सभा भी मनाई जाती है और शोक सभा के बाद सभी लोग दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे इस बात को 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद दोनों भाई एकदम से वहां पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो कहने लगते हैं कि हमारे पिताजी की अस्थियों को दे दो, उनकी आखिरी इच्छा थी तो हम लोग उनकी अस्थियों को विसर्जित करना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद जैसे ही ये बात महेश चंद जी को पता चलती है कि उनके बेटे उनकी अस्थियां लेने के लिए आए हैं, तो उसके बाद वे एकदम से वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। सभी लोगों के सामने चीख चीख कर बताने लगते हैं कि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी इसी वजह से नहीं की थी कि दूसरी महिला आकर तुम्हारे साथ गलत तरह का व्यवहार करेगी और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने उसके अंतिम संस्कार पर भी आने के लिए नहीं कहा। ऐसे बेटों पर धिक्कार है। और ऐसा कहकर वो उनको वहां से लताड़ कर भगा देते हैं। इन बातों को सुनने के बाद दोनों बेटे की नजरें नीचे की तरफ हो जाती हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें इस बात का बड़ा ही पछतावा होता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ ऐसा किया, जबकि उनके पिता ने उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अब तो पिताजी के अंतिम संस्कार भी हो चुका है और पिताजी की अस्थियों को भी प्रवाहित कर दिया गया है। उन बेटों को वृद्धाश्रम के हर बुजुर्ग के द्वारा धिक्कारा जाता है
और थू थू उनके जीवन पर की जाती है। इसके बाद वो अपना चेहरा लटकाकर वहां से वापस विदेश चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक पिता की, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बच्चों के जीवन के लिए, लेकिन बच्चे उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। आप क्या कहना चाहते हो दयाल सिंह जी के बारे में, क्या कहना चाहते हो उनके बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।